हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी के हिस्ट्री क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोग यही समझते रहिए कि आखिर व्हाट इज सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज कल्चर। तो हम लोग कभी भी इंडस वैली को कल्चर नहीं कहते हैं, बल्कि इंडस वैली को हम लोग सिविलाइजेशन ही कहते हैं। जबकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो हमारा अगला चैप्टर होगा, उसमें हम लोग वैदिक कल्चर यानी वैदिक कल्चर शब्द यूज करेंगे। तो आखिर दोनों के बीच में फर्क क्या है, आखिर कल्चर किसे कहा जाता है, सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है। तो पहले तो आप लोग यही समझ लीजिए। देखिए, सिविलाइजेशन का सीधा सा मतलब है जब किसी चीज को देखकर, किसी स्थान को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि वहां पर लोग कैसे रहते थे, किस तरह का खान पान है उनका, किस तरह के घर बनाते हैं, किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, किस तरह से वो व्यापार करते हैं। तो जब हम चीजों को देखकर समझते हैं या जो भी हम देखते हैं वो सिविलाइजेशन है। जो भी हम देखते हैं वो ही सिविलाइजेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी दूसरे देश में गए या दक्षिण भारत हम जाते हैं। अब दक्षिण भारत गए, वहां पर हमने लोगों के कपड़े देखे, किस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, उनके घरों को देखा, किस तरह के उनके घर हैं, किस तरह के उनके खान पान है, किस तरह के उनके मंदिर हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं। तो जो भी हम देखकर समझते हैं वो सिविलाइजेशन है। और इसके पीछे का कारण क्या, यदि कारण को समझे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं वो भारतीय सभ्यता है, लेकिन हम वैसे ही कपड़े क्यों पहनते हैं, इसके पीछे जो थिंकिंग है, इसके पीछे जो अप्रोच है, उसे हम लोग कल्चर कहते हैं। हम लोग अपने मंदिर ऐसे ही क्यों बनाते हैं, इसके पीछे का जो अप्रोच है उसे हम कल्चर कहेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। सिविलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि जो भी हम देखते हैं, जो भी हम समझते हैं, वो सिविलाइजेशन है। लेकिन हम वैसा ही क्यों करते हैं, इसके पीछे थिंकिंग अप्रोच होता है, उसे हम कल्चर कहते हैं। तो आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन उठता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कई नामों से जानते हैं। हम इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इसे सारस्वत सभ्यता भी कहा जाता है, या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी इसका वास्तविक नाम क्या है, एक लीगल नेम देने की कोशिश करें हम लोग, तो लीगल नेम क्या है। तो याद रखिएगा, इस सभ्यता को जो वास्तविक नाम है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि देखिए, जो इंटरनेशनल लेवल पर आर्कियोलॉजी कमेटी है, उसने ये डिसाइड कर रखा है कि किसी भी सभ्यता का नाम उस शहर के नाम पर होगा जो शहर सबसे पहले खोजा जाएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इसीलिए कह देते हैं क्योंकि ज्यादातर जो इस सभ्यता के शहर हैं वो हमें इंडस वैली के आसपास ही मिले हैं। लेकिन इस सभ्यता के नगरों की बात करें तो जो पहला नगर है वो 1921 में दयाराम साहिनी ने खोजा था और उसका नाम था हड़प्पा। तो इस सभ्यता का खोजा गया जो पहला शहर है वो हड़प्पा है, जिसे 1921 में दयाराम साहिनी जी ने खोजा था। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे ये, उन्होंने इसे खोजा। तो उसी वजह से इस सभ्यता को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो अलग अलग स्कॉलर स्कॉलर अलग अलग टाइम पीरियड इसका बताते हैं। लेकिन एक साइंटिफिक मेथड की बात करें, एक वैज्ञानिक तरीके की बात करें, यानी कार्बन 14 के आधार पर यदि इसकी डेट बताई जाए तो ये 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के आसपास की सभ्यता है। यानी 2500 बीसी, बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है। और ये जो सभ्यता, ये ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है। देखिए, हुआ क्या कि जब इंसान ने अपने दो पैरों पर खड़े होकर चलना सीखा, तभी से एक सभ्यता का निर्माण किया उसने, एक सिविलाइजेशन को बनाया। और सिविलाइजेशन में सबसे पहले उसने पत्थरों का यूज किया।
तो जब इंसान पत्थरों का यूज करता था या उसके जो ज्यादातर सामान थे वो पत्थरों के ही बने होते थे, तो उस एज को हमने स्टोन एज कहा या पाषाण काल कहा। लेकिन उसके बाद इंसान द्वारा जो पहली मेटल यूज की गई वो कॉपर थी, यानी तांबा थी। तांबा को सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। तो जब तांबे का प्रयोग किया जाता था तो उस एज को कॉपर एज कहा गया। और उसके बाद ब्रॉन्ज आया, कांसा आया। तो जब ब्रोंज का जब सामान बनने लगा, यानी कि सभ्यता में, देखिए इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो लोग केवल ब्रोंज को ही जानते थे या कांसे को जानते थे या कॉपर एज में केवल कॉपर था, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी धातुओं को जानते हैं, जैसे कि सोना को भी जानते हैं, चांदी को भी जानते हैं, टिन को भी जानते हैं, जस्ता को भी जानते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो ज्यादातर सामान है वो हमें ब्रोंज का ही मिला है, कांसे का ही मिला है। इसीलिए सभ्यता को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। इसको चाल्कोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस सभ्यता का जो वास्तविक नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन है, क्योंकि इस सभ्यता का पहला खोजा गया शहर हड़प्पा है, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। और ये 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी की ये सिविलाइजेशन है। ये एक ब्रॉन्जिस सिविलाइजेशन है, यानी कांस्य युगीन सभ्यता है। इसे हम चाल्कोलिथिक एज की सभ्यता भी कहते हैं। अब इस सभ्यता के हम बाउंड्री पॉइंट्स की बात करें, आखिर बाउंड्री पॉइंट्स में कहां कहां पर इसके मिलेंगे। बाउंड्री पॉइंट को हम समझ लें तो ये देखेंगे कि यदि इसका सभ्यता का मोस्ट नॉर्थर्न पॉइंट हम लोग देखें। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जितने भी हम शहर देखते हैं सब किसी न किसी नदी के किनारे पर बसे हुए थे। तो इस सभ्यता का जो मोस्ट नॉर्थर्न पॉइंट है वो मांडा को माना जाता है। और मांडा आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ये चिनाब नदी के तट पर आपको मिलेगा मांडा शहर, जम्मू कश्मीर में है, और ये इसका मोस्ट नॉर्थर्न पॉइंट है। इसी तरीके से यदि साउथ की तरफ हम लोग चलेंगे तो महाराष्ट्र में हमें दैमाबाद मिलेगा, जो प्रवरा नदी के किनारे पर है। और ये इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यदि ईस्ट की तरफ चले, हम लोग पूर्व की तरफ चले, तो पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पर हमें आलमगीरपुर मिलेगा। यह इस सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। और यदि पश्चिम की तरफ चले तो सुतकांगने डोर, जो पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे पर, ये ये सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर माना जाता है। तो नॉर्थ में मांडा, साउथ में दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में आपको सुतकांगने डोर मिलेगा। और पूरी सभ्यता आप देख रहे हैं। अब तो देखिए और भी इसका विस्तार माना जा रहा है, और भी दक्षिण भारत में इसके स्थलों की खोज की जा रही है। लेकिन फिर भी आपको भी यही मानना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना भी आपको। तो यहाँ पर हम लोग देखें इस सभ्यता को, जिस तरह से हमें इसका विस्तार देखने को मिल रहा है, एक ट्राइंगुलर फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा माना जाता है इस सभ्यता के यदि एरिया को देखा जाए तो हमें एक ट्राइंगुलर शेप में ये दिखाई देगा। और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग लगभग 13 लाख के आसपास, या 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हमें इसका क्षेत्रफल मिलता है। अब यहाँ पर हम कुछ फेमस साइट्स को देखेंगे। ये आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए कि आखिर कौन सी साइट है, कौन सा स्थान है, वो कहाँ पर आपको मिलेगा और कौन सी नदी के तट पर है ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की। तो हड़प्पा ये सबसे पहला खोजा गया शहर था जो हमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिलेगा। पंजाब को देखा जाए तो जब डिवीजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो आधा पंजाब पाकिस्तान को मिला, आधा पंजाब भारत को मिला। तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहीं पर हमें हड़प्पा शहर मिलेगा, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा शहर मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो ये भी आपको पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर आपको मिलेगा, सिंध प्रांत में मिलेगा। और सिंधु नदी के तट पर है या इंडस नदी के तट पर आपको मोहनजोदारो शहर मिलेगा। काफी बड़ा शहर था ये। इस पे एक मूवी भी बनी थी, कालीबंगा। कालीबंगा ये आपको मिलेगा राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, घग्गर नदी के तट पर यह स्थित है। फिर आपको लोथल मिलेगा। लोथल ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, भोगवा नदी के किनारे पर। और फिर हरियाणा के हिसार में आपको मिलेगा वनावली।
बनावली ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर मिलेगा गुजरात में भादर नदी के तट पर। और चनहुदारो ये आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिलेगा, इंडस नदी के तट पर। तो ये कुछ फेमस शहर आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में स्थित है, और साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए, मैंने जैसे कि आपसे कहा कि हड़प्पा एक सिविलाइजेशन है, एक ये सभ्यता, यानी कि जो भी हमने इसके बारे में समझा है, वो सिर्फ चीज़ों को देख कर समझा है। तो जो-जो चीज़ें हमने देखी उसी के आधार पे एक अंदाज़ा लगाया गया, इनके लाइफ़स्टाइल को समझने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ से क्या-क्या निकला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की। देखिए, हड़प्पा में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, हज़ारों चीज़ें निकली हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को तो नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ़ उतना देखेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की हों। और दूसरी बात, उतना चीज़ें हम लोग देखेंगे जिससे आपको एक अंदाज़ा लग सके, एक आइडिया लगा सकें आप कि आखिर उनका लाइफ़स्टाइल कैसा रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हड़प्पा शहर की। हड़प्पा शहर में आपको 6 ग्रेनरीज़ मिलेंगी, यानी कि 6 अन्नागार हैं, अनाज के गोदाम हैं। एक कब्र मिलती है, यानी कि सिमेट्री है, एक जिसका नंबर R37H है। और सिमेट्री यानी कब्र, इसका सीधा-सा मतलब है कि शायद लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता होगा। और ग्रेनरी मतलब अनाज के गोदाम है, जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं कि व्यापारी बड़े-बड़े गोदामों में अपना अनाज रखते हैं, या एफसीआई जैसी कंपनियाँ अपने पास बहुत सारा अनाज स्टोर करती हैं बड़े गोदामों में, उसी तरह का कुछ यहाँ पर भी स्टोर किया जाता होगा। साथ ही साथ में लिंगम और योनि भी मिलते हैं, जो शिव के प्रतीक हैं, यानी कि ये भगवान शिव की पूजा करते होंगे। और एक डाइस भी मिला है, यानी कि पासा भी मिला है। पासा आप लोग समझते होंगे, डाइस समझते होंगे। अब डाइस का यूज़ जनरली हो सकता है खेलने के लिए उपयोग करते हों, या किसी और काम में भी इसका उपयोग हो सकता है। इसके बाद एक दूसरा शहर में मिलेगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो ये जो शहर है, ये काफ़ी बड़ा शहर था। और ये जो शब्द है मोहनजोदारो, ये शब्द बना माउंट ऑफ डेड से, यानी मृतकों का टीला। वास्तव में ये मोहनजोदारो शब्द का मतलब होता है कि माउंट ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला। यहाँ से हमें काफ़ी नरकंकाल मिले हैं, ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं, और ह्यूमन स्केलेटन मिलने की वजह से इसे मोहनजोदारो कहा गया था। इसे हम लोग सिंध का नखलिस्तान, या नखलिस्तान ऑफ सिंध भी इसे कहा जाता है। नखलिस्तान देखिए, रेगिस्तान में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ठहरा जा सके, जहाँ पर रुका जा सके, मतलब जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगे हों, जहाँ पानी वगैरह मिल जाए, उसे हम लोग नखलिस्तान कहते हैं। तो मोहनजोदारो में भी हम एक नखलिस्तान, या इसी को हम सिंध का नखलिस्तान कहते हैं। यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ मिलेगा, यानी कि बृहत स्नानागार मिलेगा, ग्रेट ग्रेनरी है यहाँ पर, यानी एक बहुत बड़ा अनाज का गोदाम है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ मोहरें भी मिलेंगी, जो शैलखड़ी की बनी हुई है। और इन पर हमें पशुपति महादेव की तस्वीर देखने को मिलती है। तो पशुपति महादेव भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक मोहर अभी मैं आपको दिखाऊँगा, एक तस्वीर है एक इस तरह की। देखिए, ये वाली जो मोहर है, इस पे ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं एक इंसान की, यही है पशुपति महादेव। तो इन्हें प्रोटो शिवा भी कहा जाता है, यानी शिव का प्राचीन रूप भी इसे माना जाता है। तो इसके अलावा ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए न्यूड वुमेन डांसर, एक नृत्य करती हुई महिला की कांसे की मूर्ति भी मिली है। ये वाली मूर्ति की बात हो रही है इसमें। तो ये सिर्फ डांसिंग अ, फिगर भी कहते हैं इसे, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति यही है। तो यानी कि ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए न्यूड वुमेन डांसर यहाँ से मिला है। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस। मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की प्रतिमा। मातृ देवी क्या है? मातृ देवी एक ऐसी देवी की तस्वीर है जिसकी नाभि से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाई देता है। और ये जो देवी है, ये इन्हें उर्वरता की देवी, यानी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा जाता है। इसके बाद आपका चन्हुदारो मिलेगा आपको। चन्हुदारो ये भी एक फेमस साइट है। यहाँ से हमें लिपस्टिक मिलेगी। लिपस्टिक यानी कि जो आज महिलाएं यूज करती हैं, लिपस्टिक यहीं से मिली है। सोप भी मिलता है यहाँ से, साबुन मिलता है। ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री यहाँ पर, यानी मनका बनाने का कारखाना है। और इंक पॉट यानी कि एक स्याही की दबात भी यहाँ से मिली है। इसके अलावा अगला शहर है लोथल, आपको मिलेगा। लोथल से हमें एक डॉकयार्ड मिला है, यानी कि एक बंदरगाह मिला है। बंदरगाह के अलावा एक हमें टेराकोटा का बना हुआ, टेराकोटा होता है पकी हुई मिट्टी। तो पकी हुई मिट्टी का एक हमें शिप, यानी जहाज का एक खिलौना मिला है। इससे हम सीधा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जहाज हुआ करते थे, यानी ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते होंगे।
इसके अलावा फायर अल्टर्स एंड यज्ञ वेदियां भी यहाँ से मिली हैं। यज्ञ वेदियां यानी शायद यज्ञ भी करते होंगे। एंड बीड मेकिंग फैक्ट्रीज यानी मनका बनाने के कारखाने हमें यहाँ से मिले हैं। मनका यानी कि जो माला वगैरह पहनने में यूज की जाता है। अगला प्लेस है कालीबंगा। कालीबंगा से यहाँ से मैं बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर यानी काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। और प्लाउड फील्ड सरफेस यानी जोता हुआ खेत यहाँ से मिला है। कैमल बोन्स यानी ऊंट की हड्डियां मिली हैं। फायर अल्टर्स मिला है यानी यज्ञ वेदियां हमें यहाँ से मिली हैं। वनावली, वनावली से हमें चेस्ट बोर्ड मिला है। टॉय प्लाउ यानी कि हल्का एक खिलौना मिला है। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की एक प्रतिमा भी हमें मिली है। और धौलावीरा से हमें स्टेडियम मिला है पूरा। सुरकोटला से बोन ऑफ हॉर्स यानी घोड़े की हड्डी मिली है। और दैमाबाद से एक ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए चैरियट यानी एक रथ मिला है, कांसे का रथ। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रथ कुछ इस तरह के हुआ करते थे और इसमें बैल ही लगे रहते थे, घोड़े वगैरह यहाँ से में नहीं मिले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ के भाई देखिए घर वगैरह काफी अच्छे, कॉलोनीज वगैरह यहाँ पे काफी अच्छी मिली है। और पूरा देखा जाए तो पूरा इस तरह से प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें कॉलोनीज यहाँ पे मिली हैं, पूरे घर मिले हैं। और यहाँ पर इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो घर मिले हैं वो एक मंजिल से ज्यादा के भी घर हो सकते हैं, क्योंकि घरों में सीढ़ियां हमें मिली हुई है। और दूसरी चीज, घरों में एक खास बात और थी। देखिए घरों में क्या था कि चौड़ी सड़कें जो होती थी, मतलब घर के एक तरफ चौड़ी सड़क होती थी, एक तरफ पीछे की तरफ एक सकरी गली होती थी। तो जो घर के दरवाजे वगैरह होते थे वो कभी भी चौड़ी सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। घरों के दरवाजे हमेशा जो सकरी गली हुआ करती थी वहीं पर दरवाजे खुला करते थे। इसके अलावा यहाँ मैंने आपको बताई न्यूड वुमेन डांसर की तस्वीर है, और भी इस तरह की यहाँ से हमें मूर्तियां मिली हैं। एक ये इसे योगी की मूर्ति कहा जाता है। और ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये मोहनजोदारो का जो स्नानागार है वहां का जो ग्रेट बाथ उसकी तस्वीर है ये। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बैलगाड़ियां हमें मिली हैं। बैलगाड़ियों के जो पहिए होते थे इसमें इस तरह से आरे नहीं होते थे, पूरा का पूरा इस तरह से हमें पहिया देखने को मिलता है। पशुपति शिव की हमें तस्वीर मिली, ये देख रहा है बाघ है, ये हाथी है, ये बाघ है, सॉरी बाघ ये है, और ये गैंडा है। तो इस तरह से हमें कई जानवर हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ये प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं। और ज्यादातर जो हमें मूर्तियां यहाँ से मिली वो बैलों की ही मूर्तियां हमें यहाँ पर मिली है। इसके अलावा काफी कुछ हमें लिखा हुआ भी मिला हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ये जो भी हमें लिखा हुआ यहाँ से मिला आज से आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। और इसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं, उनके लिखने का जो स्टाइल इसे पिक्टोग्राफिक कहा जाता है या चित्रात्मक लिपि से कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ज्वेलरी काफी मिली है, मणिके के बनी हुई ज्वेलरी हमें मिली है। और साथ ही साथ चंदगुड़ो जैसे स्थानों की बात करें, लोथल है, चनहुदड़ो है, यहाँ से हमें मनका बनाने या बीड मेकिंग फैक्ट्रीज भी हमें यहाँ से मिली है। अब देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी कि अभी तक का भारत का इतिहास उठाकर हम लोग देखें और शहरी सभ्यताओं की बात करें तो भारत की जो पहली शहरी सभ्यता है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही माना जाता है। इसीलिए इस टाइम को, इस युग को हम फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन का टाइम कहते हैं, यानी कि जो पहली नगरीय क्रांति हुई थी वो इसी समय में हुई थी। यदि इस हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थल की बात करें तो राखीगढ़ी या फिर धौलावीरा को इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। और पहले धौलावीरा को ही माना जाता था सबसे बड़ा शहर, लेकिन जब से राखीगढ़ी की दोबारा से खुदाई हुई है तो राखीगढ़ी धौलावीरा से भी बड़ा है। तो इसका सीधा सा मतलब है इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ा स्थान है, वो राखीगढ़ी ही है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि वैसे तो ये सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी मेटल्स को जानते हैं, बहुत सारी धातुओं को ये जानते हैं, जैसे कॉपर को जानते हैं, ब्रॉन्ज को जानते हैं, सिल्वर को जानते हैं, गोल्ड को भी जानते हैं, बहुत सारी इस तरह से मेटल्स को ये लोग जानते हैं। लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आयरन को नहीं जानते हैं, लोहे को ये नहीं पहचानते हैं, लोहे को ये नहीं जानते थे। बाकी सारी मेटल्स ये लोग जानते थे, काफी मेटल्स इन्हें पता थी। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, लेकिन फिर उनकी इस एज को हम लोग ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ब्रॉन्ज एज इसलिए कि मेटल भले ही जानते थे लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें ये उपयोग करते थे वो ब्रॉन्ज की ही यूज करते थे। और द मोस्ट फ्रीक्वेंट फाउंड एनिमल, यहाँ पर यदि देखा जाए तो तस्वीरों पर हमें एक यूनिकॉर्न फूल की तस्वीर काफी मिली है, यानी एक सिंग वाला बैल।
एक सींग वाला बैल ये देखिए कृत्रिम पशु है, एक आर्टिफिशियल इमेजिनरी तस्वीर है एक यूनिकॉर्न बुल की। तो उसकी हमें मूर्तियां भी काफी मिली हैं, उसके चित्र भी हमें काफी मिले हैं। और ज्यादातर हमें जो मोहरें मिलती, देखिए मोहरों का मतलब यहाँ पर या सील्स का मतलब यहाँ पर कोई सिक्का वगैरह से नहीं है, मोहरों का मतलब कोई सिक्का नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो व्यापारी हुआ करते थे वो अपने सामान को पहचानने के लिए मोहरों का प्रयोग करते थे। और ये मोहरें स्टेटाइट की बनी होती थी, यानी जिसे हम लोग हिंदी में शैल खड़ी भी कहते हैं। तो शैल खड़ी की ये मोहरें बनी होती थी। अब इनके यदि कल्चर की बात करें तो दे वर्शिप्ड प्रोटोशिवा, यानी कि ये प्राचीन शिव की पूजा करते थे। प्रोटोशिवा भी मैंने आपको पीछे दिखाया भी था। तो उनकी ये पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, यानी कि यदि हम कहें इनके जो सबसे बड़े देवता थे वो शिव थे, और सबसे बड़ी जो देवी थी वो मातृ देवी या मदर गॉडेस हुआ करती थी। पशुओं में ये बैल की पूजा करते थे और पेड़ों में ये पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। इनके बर्तनों को यदि हम लोग देखें तो हमें रेड और ब्लैक पॉटरी हमें देखने को मिलती है, यानी कि लाल और काले रंग के बर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनकी स्क्रिप्ट यानी पिक्टोग्राफी थी, ये लिखने का जो तरीका था वो चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते थे, यानी चित्र बनाकर लिखा करते थे। और इस लिखने का जो इनका स्टाइल था वो बूस्ट्रोफेदन था। बूस्ट्रोफेदन क्या होता है? बूस्ट्रोफेदन का मतलब जब लिखते हैं तो एक लाइन इस दिशा में लिखेंगे, फिर अगली लाइन की डायरेक्शन ये होगी, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से लिखेंगे। यानी पहले एक बार लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। इस तरीके से लिखने के स्टाइल को बूस्ट्रोफेदन कहते हैं। और यानी इनकी जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है और राइटिंग स्टाइल इनका बूस्ट्रोफेदन हुआ करता था। इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो ये जो सिविलाइजेशन के जो भी हमें आर्टिकल्स वगैरह मिला है, जो भी हमें लिखा हुआ मिला है, उसको अभी तक पढ़ा हुआ नहीं जा सका है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, इस सभ्यता के लोगों ने ही पूरी दुनिया में पहली बार कपास को उगाया था। कपास, कॉटन को उगाया गया था। तो एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जिस समय भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी उसी समय में इजिप्ट सिविलाइजेशन भी था। इजिप्ट के अलावा चाइनीज सिविलाइजेशन भी था। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन वगैरह है, ये सब भी थे। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन को पढ़ा जा चुका है और उसमें ये बताया गया है कि भारत के लोगों ने ही पहली बार कपास को उगाया। और कपास का जो नाम था उसमें सिंडन, कपास को सिंडन के नाम से जाना जाता था। और हड़प्पा सभ्यता का जो ये देश था, इस देश को उस समय लोग मेलुहा के नाम से जाना करते थे। तो मेलुहा, मेलुहा कहा जाता था पहले इंडिया को, जहां पर कपास को उगाया जाता था। और इसी सिंधन से ही सिंधु नदी शब्द आया। यहीं पर देखिए इसी सिविलाइजेशन में हमें स्वास्तिक का सिंबल मिलता है। स्वास्तिक का सिंबल आपको मालूम होगा, इस तरह का एक सिंबल होता है, ये स्वास्तिक का सिंबल है। तो स्वास्तिक का सिंबल भी पहली बार हमें इसी सभ्यता में देखने को मिलता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय भी हो गई। सिविलाइजेशन के डिस्ट्रॉय होने के बहुत सारे कारण माने जाते हैं, जैसे कि सिविलाइजेशन में आग का लग जाना एक कारण माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं आग लगने के कारण ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई, कुछ लोग कहते हैं बीमारी के कारण सिविलाइजेशन खत्म हो गई। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बाढ़ की वजह से सिविलाइजेशन खत्म हो गई। ऐसे तमाम कारण है, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक कारण माना जाता है वो था अटैक ऑफ आर्यंस, यानी कि भारत पर आर्यों का आक्रमण। और आर्यों के आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई थी। तो आर्यों के अटैक से एक चेंज आता है, एक परिवर्तन आता है, एक बदलाव आता है। और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है और उसका स्थान ले लेता है आर्यन कल्चर, यानी आर्य सभ्यता। और भारत में एक नई संस्कृति की शुरुआत होती है जिसे हम वैदिक कल्चर कहते हैं। और जो वैदिक कल्चर ये आर्यों का ही एक संस्कृति है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोग के लिए इतना सफिशिएंट है। और इसके ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन आपके या क्वेरी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे जरूर डिस्कस कीजिए। तो अब हम लोग को डिस्कस करना है वैदिक पीरियड एंड आर्यंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस टॉपिक को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। पहला लेक्चर था आपका, और सेकंड लेक्चर में हम लोग वैदिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, कल मिलते हैं।